हेलो दोस्तों। अब हम आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साइटोलॉजी में। मैंने आपको कहाँ तक बताया था दोस्तों? प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया था, यूकैरियोटिक सेल बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आज हम दोस्तों कवरिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का कवरिंग कैसे होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों कोई भी सेल है, कोई भी सेल, दुनिया की कोई भी सेल, उसका आउटर लेयर, दुनिया की कोई भी सेल है दोस्तों, उसका आउटर लेयर होगा और उस सेल के अंदर एक लेयर होगा, उस सेल के अंदर एक लेयर होगा, इनर लेयर। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो किसी भी सेल के आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं दोस्तों सेल वाल, कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल वाल, कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोशिका भित्ति, सेल वाल, कोशिका भित्ति। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, या क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल वाल। ठीक है। और सेल वाल के जस्ट अंदर एक परत होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के नाम से बोलते हैं। एक और लेयर होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर हो गया, जो सबसे बाहरी परत हो गया, उसे सेल वाल बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट से थोड़ा अंदर रहता है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों सेल वाल जो है एनिमल सेल को छोड़ के, जंतु कोशिका को छोड़ के बाकी सभी सेल्स में पाया जाता है। सेल वाल जो है एनिमल सेल्स को छोड़ के बाकी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन दुनिया की हर कोशिका में पाया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ऑल टाइप्स ऑफ सेल, हर कोशिका में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन रहता है सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन में। उन्हें लगता है कि ये एक ही चीज है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी सेल हो उसके आउटर कवर को क्या बोलेंगे? सेल वाल बोलेंगे। ठीक है। और सेल वाल के अंदर भी एक लेयर होती है, ये इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतर क्या है दोनों में। ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया। ठीक है, पहला पहला यही हो गया। अब दोनों का काम क्या है? ठीक है। तो दोस्तों सेल वाल का काम है प्रोटेक्शन देता है। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? प्लांट को प्रोटेक्शन देगा, या जिसका जिसका सेल वाल होगा उसको प्रोटेक्शन देगा। शेप और साइज को मेंटेन करता है। शेप और साइज को क्या करता है? मेंटेन करता है। शेप और साइज को मेंटेन करता है। ठीक है, ठीक है। मेंटेन शेप एंड साइज। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल वाल जो है किस किस में बना होता है, किस किस चीज से। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों सेल वाल जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में सेल वाल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में होता है, फंगी में होता है, अलगी में होता है। लेकिन एनिमल में सेल वाल जो है एब्सेंट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेल वाल जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया में सेल वाल जो है किसका बना होता है? ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो इन सभी में सेल वाल जो है पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन। कल ही बताया था मैं, पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। सेल वाल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन। इसी में हम एमिनो एसिड ऐड कर देते हैं, एमिनो एसिड।
और फिर एक और एसिड आता है मुरमारिक एसिड, मुरामिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? मुरामिक एसिड। ठीक है, तो ये तीन चीजों से मिलके किसका सेल वॉल बना होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ। दोस्तों हिंदी में भी सेम यही लिखे, पेप्टिडोग्लाइकॉन को हिंदी में पेप्टिडोग्लाइन लिखो, उससे अच्छा इंग्लिश में लिखो आप। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। सेल वॉल किसका बना होता है हमने आपको बता दिया। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ये भी बात नोट करने वाली बात है। ठीक है, अब दोस्तों बैक्टीरिया सेल में एक पॉइंट हमें याद करना है। बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में सेल वॉल को कलर देने के लिए ग्राम स्टेन डाई का यूज होता है। किससे यूज होता है? ग्राम स्टेन डाई। ये दोस्तों साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अगर ग्राम स्टेन डाई पॉजिटिव आया, अगर ग्राम डेनस्टाइट निगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आया तो उसका कलर कैसा होगा? पिंक होगा। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जब ग्राम स्टेन डाई पॉजिटिव हो गया तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम स्टेन पॉजिटिव बैक्टीरिया। जब निगेटिव हो गया तो उसे बोल सकते हैं ग्राम स्टेन निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कलर कैसा होगा? नेगेटिव रहेगा तो पिंक, पॉजिटिव रहेगा तो पर्पल। ठीक है, ठीक है। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? इस बात की भी जान लेते हैं हम। तो सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। तो दोस्तों सेल वॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों ये ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं, ये सभी सेल्स में पाए जाते हैं, दुनिया की हर कोशिका में ये पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। ये इनर लेयर है, सेल वॉल के बाद वाला लेयर, यानी ये इनर लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? इनर लेयर है, अंदर का भाग है। आउटर मोस्ट लेयर कौन है? सेल वॉल है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और नाम होता है जिसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। ठीक है, और दोस्तों सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बाइलेयर्ड होता है। बाइलेयर्ड का मतलब होता है डबल लेयर, दोहरी दोहरी परत की संरचना होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर। सेल वॉल कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल लेयर। सेल वॉल का सिंगल लेयर होता है। ठीक है, इसी को बाई लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों सेल मेम्ब्रेन जो है किस चीज का बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। ठीक है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो दोस्तों है वो सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है? सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य यानी इससे बहुत सारे मटेरियल पास नहीं होंगे। यह जो है सेलेक्टिव मटेरियल्स को पास होने देता है अपने आप से, जिसे बॉडी की आवश्यकता हो उसी मटेरियल को ये पास होने देता है। सेलेक्टिव मटेरियल्स को पास होने देता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया। बॉडी को जो सप्लाई की जरूरत है उसी मटेरियल को ये पास होने देता है, इसीलिए इसे सेमी परमिएबल कहा गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है,
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये सिलेक्टिव मटेरियल को पास होने देता है। इसका काम क्या है? सेल को एनर्जी पहुंचाना, बॉडी के हर पार्ट्स को एनर्जी सप्लाई का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सेल वॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। एक बार हम दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा सेल वॉल, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सेल वॉल क्या होता है? आउटर लेयर होता है। ये क्या होता है? इनर लेयर होता है। ये ऑल सेल्स में होता है, ये एनिमल सेल्स को छोड़ के बाकी सभी में होता है। ठीक है, यह विभिन्न तरह के जीव जंतु में विभिन्न प्रकार से बना होता है। जैसे प्लांट में बात करेंगे तो सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में बात करेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, फंगस में काइटिन का बना होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में किस चीज का बना होता है दोस्तों? सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स का बना होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो है पेप्टिड फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ठीक है, ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? बाई लेयर यानी डबल लेयर स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है? मेंटेन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ये क्या है? सेमी परमिएबल है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। सेमी परमिएबल है। ये क्या है? पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, यानी इससे कोई भी चीज जो है आर पार हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। ठीक है, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनलीज को क्या बोलते हैं? कोशिकांग, यानी सेल का जितना भी पार्ट्स है अब हम स्टडी करेंगे। सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सेल कवरिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। कोशिकांग, सेल ऑर्गेनलीज को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। क्या? सेल ऑर्गेनलीज, ऑर्गेन है लेकिन एक से ज्यादा ऑर्गेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको ऑर्गेनलीज बोलेंगे। ये हो गया सेल ऑर्गेनलीज। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सेल ऑर्गेनलीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन। उनमें कैसा लेयर है, डबल लेयर है कि सिंगल? अभी मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? सिंगल लेयर हो, सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर होता है, लेकिन सेल वॉल कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है। ठीक है, तो उसी तरह सारे ऑर्गन के ऊपर भी परत होते हैं। तो कैसा परत है किसके ऊपर? अभी मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे डबल लेयर स्ट्रक्चर किसके पास होता है? डबल लेयर किसके पास होता है? सिंगल लेयर किसके पास होता है? और वैसा अंग जिसके पास कोई लेयर नहीं होता है, नो लेयर। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों न्यूक्लियस जो होता है इसके पास डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। केंद्रक जो है हमारा इसके पास कैसा होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, पहला। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है दोस्तों, प्लांट्स में पाए जाते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों यही 3 सेल ऑर्गेनिज हैं जिसके पास डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है। ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
जिसके पास क्या है, दो परत होता है। ठीक है, सिंगल लेयर में दोस्तों होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर बोलते हैं, अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, गोल्गी बॉडीज, हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, गोल्गी बॉडीज, सिंगल लेयर होता है। वैक्यूल्स, छिद्र, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, वैक्यूल्स, इनमें भी क्या होता है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं जिसके पास कोई लेयर नहीं होता है दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम के पास क्या होता है, कोई लेयर नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के पास भी कोई लेयर नहीं होता। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इन सभी के पास क्या होता है, कोई लेयर नहीं होता है। माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास भी कोई लेयर नहीं होता है। इनके पास भी कोई लेयर नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने सारे सेल ऑर्गेनिल्स को कैटेगराइज कर दिया कि डबल लेयर स्ट्रक्चर किसके पास होगा, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर किसके पास होगा, और वैसे ऑर्गेनिल जिसके पास कोई लेयर नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, न्यूक्लियस के पास डबल लेयर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल लेयर होगा, क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल लेयर होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को इसमें क्यों नहीं डाला। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल तो कोशिका के बाहर के पार्ट हो गए, वो तो कोशिका के बाहर के पार्ट, कोशिका के अंदर के पार्ट की बात हो रही है। यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर के अंग हैं, ऑर्गेन हैं, उन सभी का बात हो रहा है। तो न्यूक्लियस के पास डबल लेयर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल लेयर होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। सिंगल लेयर स्ट्रक्चर लाइसोसोम के पास होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, गोल्गी बॉडीज के पास होता है, और वैक्यूल्स के पास होता है। नो लेयर स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, सेंट्रोसोम के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था सेल ऑर्गेनिल्स को तीन टाइप्स में, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस। यानी इसके पास सिंगल लेयर है, इसके पास डबल लेयर है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई लेयर नहीं है, कोई परत नहीं है। तो डबल लेयर किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास, ये हो गया। सिंगल लेयर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और गोल्गी बॉडीज मैंने बताया हुआ है दोस्तों। और एक लाइसोसोम भी होता है दोस्तों, इसे भी लिख लेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास भी क्या होता है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अपना थ्योरी बताने के बाद मैं नोट्स निकालता हूँ, क्योंकि नोट्स में कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस में क्या होगा, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोसोम, इन सभी में न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस नहीं, मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कोई परत नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सेल ऑर्गेनलीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं, आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सेल वॉल की। सेल वॉल की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, मैंने बताया है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन और शेप साइज मेंटेन करता है, किसका, सेल का। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन का होता है, एमिनो एसिड और मुरामिक एसिड। बैक्टीरिया बोलिए या प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। फंगी, फंगी में काइटिन का बना होता है। अल्गी में सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स का बना होता है। प्लांट सेल में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में लाखों बार आया हुआ है। ठीक है,
मैंने ये भी बताया था बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसका कलर किससे दिया जाता है, ग्रेन स्टेन डाई से दिया जाता है। अगर पर्पल कलर है तो दोस्तों पर्पल कलर आएगा, यानी ग्रेन स्टेन डाई कैसा है, पॉजिटिव है, उसे हम ग्रेन ग्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ग्राम स्टेन डाई में दोस्तों अगर पिंक कलर आ रहा है, यानी वो ग्राम स्टेन डाई कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव है तो पिंक आएगा, यानी उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। यह जो है डबल लेयर स्ट्रक्चर है, बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इट इज डबल लेयर स्ट्रक्चर, बाई लेयर स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, मैंने पहले ही बताया था ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, नेचर सेमी परमिएबल होता है, मैंने बताया था। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसका थिकनेस होता है 75 एंगस्ट्रम। इसका थिकनेस कितना होता है, 75 एंगस्ट्रम होता है, या 7.5 नैनोमीटर होता है, या 0.007 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर और साइज के बारे में, थिकनेस के बारे में मैंने बता दिया। एक और बात दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी ये सेल वाल हो गया, सेल का, सेल के बाद क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जितने भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, जितना भी सेल ऑर्गेनेज है, इन सभी को एक साथ मिला के न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सभी को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी चीज है, ठीक है, उन सभी को क्या कहा जाएगा, एक साथ न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चीजें उपस्थित होती हैं, जितने भी ऑर्गन उपस्थित होते हैं, उन सभी को एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, थिकनेस मैंने बता दिया आपको। अब देखिए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन का खोज किसने किया था। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले ग्रैंडेल द्वारा, ग्रैंडेल एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया आरबीसी में। किसमें, ह्यूमन के आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन खोज किसने किया था, ग्रामर प्लस नागेली ने। ग्रामर प्लस नागेली ने सेल वाल की खोज की। ग्रामर प्लस नागेली ने क्या किया था, सेल वाल की खोज की थी, ग्रामर और नागेली ने। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सेल वाल जो है, ठीक है, सेल वाल को के थ्योरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल आया था, फ्लूइड मोसैक मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोसैक मॉडल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सा मॉडल सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है, तो फ्लूइड मोसैक मॉडल, फ्लूइड मोसैक मॉडल ये किससे संबंधित है, सेल वाल से, सेल मेम्ब्रेन से संबंधित है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसका हेड और एक होता है इसका टेल। ये पार्ट जो होता है ये हेड होता है, ये क्या होता है, हेड होता है। ये पार्ट क्या होता है, टेल होता है। तो जो इसका टेल पार्ट है दोस्तों, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, टेल पार्ट जो है इनसॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो सेल वाल के दो पार्ट होते हैं, टेल और हेड। हेड पार्ट जो है, ऐसा भी जो सर है वो पानी में नहीं घुलनशील होता है,
पानी में सर डूब जाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा आदमी। इस तरह आप याद रखते हैं। हेड जो है पानी में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। टेल पानी में घुल जाता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। ठीक है, ठीक है। अब हम दोस्तों एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप। किससे, ऑर्चिड के प्लांट से, ऑर्चिड प्लांट से। ऑर्चिड प्लांट का नाम है न्यूक्लियस को, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, किससे, ऑर्चिड प्लांट से। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, मैं पिछले क्लास में ही बताया था। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट पार्ट है सेल का। सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट पार्ट है सेल का। सेल का लार्जेस्ट पार्ट कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस जो है हर हर सेल में पाए जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस जो है ऑब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस एक जगह और नहीं पाया जाता है दोस्तों, प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में दोस्तों एक होता है फोलेम। फोलेम होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, फोलेम होता है। इसके अंदर होता है साइब सेल, सीब सेल। यहां भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, आरबीसी में, ह्यूमन के आरबीसी यानी एनिमल सेल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लांट सेल के फोलेम में सीब सेल होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, न्यूक्लियस के कुछ और नाम होते हैं, जैसे इसे हम मैनेजर बोलते हैं। सेल का मैनेजर किसे बोला जाता है, न्यूक्लियस को। कंट्रोलर बोला जाता है, कंट्रोलर। ठीक है, इसे ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी सेल का मैनेजर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, केंद्रक, न्यूक्लियस। सेल का कंट्रोलर कौन है, मैनेजर। मैनेजर, कंट्रोलर और सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियस के दोस्तों, न्यूक्लियस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स। कौन कौन,
पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है। पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, इसे हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, केंद्रक झिल्ली। दोस्तों ज्यादातर नाम इंग्लिश में ही आते हैं इस चैप्टर से, इसीलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल के बाहरी परत। उसी तरह न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर रहता है, बाहरी लेयर, बाहरी परत, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन किस प्रकार का होता है, दो लेयर होता है, बाई लेयर होता है। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यह प्रोटेक्शन का काम करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है। जैसे सेल वॉल किस चीज का बना होता था, पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता था, प्लांट में सेलुलोज का बना होता था। उसी तरह न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोस्तों, लिपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब दोस्तों सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने समझ लिया। सेकेंड पार्ट जो होता है उसे हम न्यूक्लियोल्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स इसे हिंदी में केंद्रिका बोला जाता है। केंद्रिका के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका कलर पर्पल होता है। न्यूक्लियोल्स का कलर कैसा होता है, पर्पल इन कलर, ठीक है। उसके बाद ये सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होता है। सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होता है, विजिबल होता है। सेल डिवीजन के दौरान ये दिखाई देता है। सेल डिवीजन के दौरान ये दिखाई देता है। ये नए सेल में नहीं दिखाई देगा, जो पेरेंट सेल है उसमें नहीं दिखाई देगा। जब पेरेंट सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, डॉटर सेल में नहीं दिखाई देगा। सेल डिवीजन होता है तो जिसका डिवीजन होता है उसे हम पेरेंट सेल बोलते हैं। जो न्यू सेल बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। तो इन दोनों सेल्स में ये नहीं दिखाई देगा, पेरेंट सेल में दिखाई देगा। तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होता है, दिखाई देता है, विजिबल होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा केंद्रक का वह पार्ट, वह भाग कौन सा है जो सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देता है, उसे हम केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड पार्ट न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस के थर्ड पार्ट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसे हम केंद्रक द्रव या केंद्रिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस, लिक्विड होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो लिक्विड भरा भरा होता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसी में दोस्तों हमारा आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। हमारे बॉडी का आरएनए और प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब चौथा पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट जो है न्यूक्लियस का, वो क्रोमेटीन होता है। क्या होता है, क्रोमेटीन। हिंदी में भी इसे क्रोमेटीन के नाम से जानते हैं। क्रोमेटीन क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के किस भाग में डीएनए पाया जाता है, तो क्रोमेटीन में डीएनए पाया जाता है, जिसे हम, डीएनए हो गया तो डीएनए के अंदर ही क्या होगा, क्रोमोजोम्स भी पाए जाएंगे, गुणसूत्र, क्रोमोजोम। तो डीएनए और क्रोमोजोम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमेटीन में पाए जाते हैं। ये बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
केंद्रक के किस भाग में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो क्रोमेटिन में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। और इसी न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, इसी न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी रिबो, रिबो या राइबोज दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसी में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। किसने किया था? मीसर नामक साइंटिस्ट ने किया था। फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लियस के चारों पार्ट्स का नाम बताया था। पहला क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या था? न्यूक्लियस का बाहरी परत था, इसका काम था न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, उसके बाद ये किस चीज से बना था? लिपोप्रोटीन से बना था। ठीक है, किस चीज से बना था? लिपोप्रोटीन से। न्यूक्लियोल्स, जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं, ये कैसा था? पर्पल इन कलर था। और ये सेल डिवीजन के दौरान विजिबल होता है, यानी ये केवल पेरेंट सेल में दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य, इसे क्या बोला जाता है? इसके लिक्विड पार्ट होते हैं जिसमें आरएनए और डीएनए आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को क्या बताया था दोस्तों? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें डीएनए पाया जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या? न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। फ्रेडरिक मीसर ने किया था। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस अब देखिए दोस्तों, अब डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ये डीएनए हो गया। ठीक है, आरएनए का बात करते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था? फ्रेडरिक मीसर ने दे दिया था। इसका स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, या न्यूक्लियस के अलावा आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो दोस्तों जो है आरएनए जो है न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस के अलावा आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन डीएनए जो है न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट प्लस न्यूक्लियस, ये तीन जगह डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? नोट बना के लिख लेंगे दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल में डीएनए कितने जगह पाया जाता है, प्लांट सेल में डीएनए कितने जगह पाया जाता है? तो दोस्तों एनिमल सेल में 2 जगह पाया जाता है, प्लांट सेल में 3 जगह पाया जाता है। ऐसा क्यों? तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट जहां डीएनए पाया जाता है, डीएनए 3 जगह पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल का भाग नहीं है, वो प्लांट सेल का भाग है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी प्लांट सेल में 3 जगह पाया जाएगा डीएनए, एनिमल सेल में 2 जगह पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर शेप का होता है और सिंगल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है, सिंगल हेलिक्स। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना प्रोकैरियोटिक सेल से की जाती है। इस पॉइंट्स को एक बार और मैं समझा देता हूं। डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इसकी तुलना हम प्रोकैरियोटिक से करते हैं। क्यों करते हैं? प्रोकैरियोटिक से करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सिंगल होता है, सिंगल हेलिक्स, और सर्कुलर होता है। और याद कीजिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी यही डीएनए पाया जाता था, सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर। एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आगे मैं बताऊंगा, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में भी याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों डीएनए और आरएनए के बारे में अभी मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया, बहुत थोड़ा बहुत बताया है। अभी मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये क्लियर हो गए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है। आरएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डीएनए और आरएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है भाई। तो दोस्तों जब न्यूक्लियोटाइड्स को एन बार यानी बहुतों बार हम बनाएंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लगातार एन बार रिपीट होगा न्यूक्लियोटाइड्स, तो उससे हम क्या बोलेंगे? पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। पॉलीमर्स पढ़े हैं ना दोस्तों, तो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ठीक है। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। सबसे पहला शुगर से मिलकर बना होता है, शुगर। दूसरा बना होता है फॉस्फेरिक एसिड। और तीसरा होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस, या नाइट्रोजनस बेस भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों शुगर के बारे में। पहला कंपोनेंट क्या है? शुगर।
तो दोस्तों शुगर जो होता है न्यूक्लियोटाइड में वो राइबोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर कैसा होता है? पेंटोज होता है। पेंटोज का मतलब होता है इसमें 5 कार्बन होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं पूरे डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे दोस्तों ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है तो इसे हम हेक्सोज शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेक्सोज शुगर। उसी तरह राइबोज में 5 कार्बन होता है। राइबोज में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। राइबोज जो है एक शुगर है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है तो शुगर होगा। ये कैसा होता है? 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे हम पेंटोज शुगर के नाम कहते हैं। पेंटोज शुगर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइबोज इज अ पेंटोज शुगर या हेक्सोज शुगर या हेप्टोज शुगर या ऑक्टेन शुगर। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन। ठीक है, हेप्टोज का मतलब 7 कार्बन, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन। तो राइबोज में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए में ये शुगर कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों डीएनए में 2 राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और आरएनए में 1 राइबोज शुगर होता है। डीएनए में कितने राइबोज शुगर होते हैं? 2, इसीलिए उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी इसमें केवल और केवल 1 राइबोज शुगर होता है। ठीक है, तो दोस्तों शुगर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। न्यूक्लियोटाइड्स जो है किन चीजों से मिलकर बना था? शुगर, फॉस्फेरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया शुगर राइबोज होता है। ठीक है, डीएनए में 2 पाया जाएगा, आरएनए में 1 पाया जाएगा। अब शुगर के बाद कौन सा टर्म था हमारा, उस टर्म के बारे में हम समझेंगे। शुगर के बाद दोस्तों हमारा टर्म था फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉस्फेरिक एसिड ही देखते हैं। फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉस्फेरिक एसिड का काम क्या है? ये स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर देता है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर देता है। हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर जो है कुंडली रहित संरचना, ये डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया। ये डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स है। तो दोस्तों आरएनए और डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे आता है, किसके कारण आता है? ये फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट के कारण आता है। ठीक है, ठीक है। तो डीएनए में कैसा होता है? डीएनए में हमारा डबल होता है और आरएनए में सिंगल होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा? डीएनए में शुगर भी डबल होता है, आरएनए में शुगर 1 होता है। कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कैसा है? पेंटोज शुगर है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे आता है। तो फॉस्फेट के कारण आता है या फॉस्फेरिक एसिड के कारण आता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स होता है डीएनए में, सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए में। अब हम दोनों ने हमने 2 टर्म को क्या किया? खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब तीसरा टर्म एक बच गया, नाइट्रोजेनस बेस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी को अभी हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजेनस बेस। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों नाइट्रोजेनस बेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। नाइट्रोजेनस बेस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। पहला क्या होता है? प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस प्यूरिन को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? एडनिन और एक होता है गुआनिन।
एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को ए से, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पिरिमिडीन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, थाइमीन, साइटोकाइनिन, यूरेसिल। ठीक है दोस्तों, ये 3 टाइप्स। थाइमीन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल को यू से, साइटोकाइनिन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में सबसे पहले कौन सा आया था? शुगर। शुगर कैसा होता है? राइबोज शुगर होता है, राइबोज पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर में 2 डीएनए में पाया जाएगा, आरएनए में 1 शुगर पाया जाता है। उसके बाद फॉस्फेरिक एसिड का काम क्या था? स्ट्रक्चर प्रदान करना, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डबल हेलिकल डीएनए में होता है, सिंगल हेलिकल आरएनए में होता है। अब हम बात करते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये 2 टाइप्स का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन हो गया 2 टाइप्स का, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन हो गया 3 टाइप्स का, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोकिन काइनिन। तो दोस्तों ये क्या पांचों डीएनए में पाए जाते हैं या ये पांचों आरएनए में पाए जाते हैं? नहीं, यही अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला था? नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स का होता है, प्यूरिन। प्यूरिन में क्या क्या था? एडेनिन था और गुआनिन था। पिरिमिडिन में क्या क्या था दोस्तों? थाइमीन था, यूरेसिल था और साइटोकाइनिन था या साइटोसिन था। साइटोसिन बोल सकते हैं उसको, साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन। ठीक है, 3 टाइप, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, अब देखिए डीएनए में क्या क्या होता है दोस्तों। एडेनिन जो है थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन जो है यूरेसिल के साथ, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये डीएनए होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एडेनिन जो है ये थाइमीन के साथ रिएक्शन करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाता है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आरएनए के फॉर्मेशन में गुआनिन और साइटोसिन सेम रहते हैं, एडेनिन भी सेम रहता है, लेकिन थाइमीन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है तो आरएनए बन जाता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए कैसे बना? जब एडेनिन थाइमीन में डबल बॉन्ड होगा तो डीएनए बनेगा। जब एडेनिन और यूरेसिल में डबल बॉन्ड होगा तो आरएनए बनेगा, ये याद रखना है। थाइमीन के जगह पे यूरेसिल आ जाएगा तो आरएनए, यूरेसिल की जगह पे थाइमीन आ जाएगा तो डीएनए। एक बार और मैं बता देता हूं, ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं दोस्तों। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन का 2 टाइप्स, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को ए से लिखें, गुआनिन को जी से लिखें। थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए कैसे बनेगा, आरएनए कैसे बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों एडेनिन जब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता, एडेनिन जब थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन और साइटोसिन सेम रहते हैं, गुआनिन और साइटोसिन क्या रहेगा? दोनों में सेम रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड हमेशा बनाते हैं। अंतर कहाँ पे आता है? इन तीनों में, इन तीनों में फेरबदल होता है। जब एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और जब एडेनिन जो है किसके साथ? यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा तो आरएनए होगा। जब एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो डीएनए। जब एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो आरएनए होगा। तो डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे दोस्तों।
अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देखिए। स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको। ये हो गया डीएनए और ये हो गया हमारा आरएनए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एडनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है, फिर उसी तरह एडमिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी हम डीएनए में बोल सकते हैं ATGC ऐसे होता है, और आरएनए में क्या होता है AUGC। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों में जो बॉन्ड होता है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक रिवोल्यूशन के बीच कितना गैप होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का। डीएनए में एक रिवोल्यूशन के बीच कितना गैप होता है, 34 रिवोल्यूशन का, 34 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, ठीक है, 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम पे क्या होता है, ये घूमता है। 34 एंगस्ट्रॉम पे क्या होता है, घूमता है। ठीक है, ठीक है। तो एक पेयर के बीच में कितना गैप होता है, एक पेयर के बीच में दोस्तों जो है एक रिवोल्यूशन में, एक, सॉरी दोस्तों एक बार ध्यान से सुनिए, एक रिवोल्यूशन में 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, घूमता है। ठीक है, डीएनए एक एंगस्ट्रॉम, एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, 34 डिग्री। एक मिनट दोस्तों मैं अच्छे से बताता हूँ। ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर, ये हो गया AT, ये हो गया GC। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में ये कितना एंगस्ट्रॉम घूमेगा, 34 एंगस्ट्रॉम घूमता है। ठीक है, और एक पेयर के बीच, एक पेयर के बीच AT और GC, इन दोनों के एक पेयर के बीच 3.4 डिग्री 4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। तो दोस्तों एक रिवोल्यूशन में कितने पेयर बनेंगे ATGC का, तो एक, एक के लिए कितना होता है 3.4, तो 34 के लिए कितना होगा 34 अपॉन 3.4, ये कट के कितना आ जाएगा 10। तो दोस्तों 10 पेयर होते हैं एक रिवोल्यूशन में, डीएनए के एक रिवोल्यूशन में A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, ये कितने पाए जाएंगे, 10 पेयर पाए जाएंगे। कितने, 10 जोड़ा, 10 पेयर। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में 10 पेयर ATGC पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ठीक है। तो डीएनए का आप स्ट्रक्चर समझ गए। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक रिवोल्यूशन यानी यहां से यहां आने में कितना लगता है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक, एक ATGC में कितना गैप होता है 3.4 का, तो 34 के लिए कितना गैप चाहिए, कम से कम हमें 10 पेयर चाहिए तभी तो 34 होगा। तो कितना पेयर होता है एक रिवोल्यूशन में, क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक रिवोल्यूशन में यानी एक डीएनए में, एक रिवोल्यूशन का मतलब एक डीएनए, तो एक डीएनए में 10 पेयर ATGC बनता है। और एक ATGC के बीच में कितना का गैप होता है 3.4 का, और एक रिवोल्यूशन में कितना घूमता है डीएनए, 34 एंगस्ट्रॉम घूमता है। ठीक है, तो चलिए अब हम, ठीक है, तो हम क्वेश्चन आता है, इन वन रिवोल्यूशन हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट, तो 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन वन डीएनए, एक डीएनए में 10 पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों डायमीटर कितना होता है, दोनों हेलिकल के बीच में ये डायमीटर जो है ये कितना होता है,
तो ये होता है 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम। 20 एंगस्ट्रम क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड से क्या बनते हैं? डीएनए और आरएनए बनते हैं। डीएनए को डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर फ्रेडरिक मिसर ने दिया था आरएनए का। न्यूक्लियस के अलावा आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि डीएनए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा होता है, सर्कुलर और सिंगल हेलिक्स होता है, इसीलिए इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का कंपैरिजन किससे करते हैं? प्रोकैरियोटिक से करते हैं। ठीक है। डीएनए और आरएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया। क्या क्या होता है? शुगर होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। शुगर का काम कौन सा होता है? राइबोज शुगर होता है, मैंने बताया आपको राइबोज शुगर होता है इसमें। डीएनए में 2 राइबोज शुगर, आरएनए में 1 राइबोज शुगर। फॉस्फेरिक एसिड का काम क्या होता है? स्ट्रक्चर देना, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रदान करता है, मैंने बताया ना। और नाइट्रोजनस बेस जो है दोस्तों एटी, एक मिनट, प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। पिरिमिन क्या होता है? एडिनिन और ग्वानिन, एजी। और पिरिमिडीन 3 टाइप्स का होता है, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? जब ए टी और जी सी मिलेंगे तो डीएनए बनता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? ए टी यानी ए यू जी सी मिलेंगे तो क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, डीएनए में 2 राइबोज शुगर होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। डीएनए में कितने राइबोज शुगर होते हैं? 2 राइबोज शुगर होते हैं। राइबोज शुगर कैसा शुगर है? पेंटोज शुगर है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। ठीक है। फॉस्फेरिक एसिड हेलिकल बनाने में मदद करता है। डीएनए और आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड होता है। एच बॉन्ड कैसा होता है? डबल होता है और ट्रिपल दोनों होता है। जी और सी के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, और ए और जी के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है, ए और यू के बीच में। ठीक है। ए और यू आरएनए में होते हैं, ए और टी डीएनए में होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या? नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स का, प्यूरिन और पिरिमिडिन, मैंने बताया था। ठीक है। प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी। थाइमिन में क्या? थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन किसका पार्ट है? पिरिमिडिन का। आरएनए का फॉर्मेशन होगा जब ए से यू बनेगा। ए से यू के बीच में क्या होगा? ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये जी और सी इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। डीएनए कब बनता है? जब एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये डीएनए बनता है। और जब टी के जगह पे यू आ जाएगा तो आरएनए बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये पार्ट हम अच्छे से नहीं आपको बता पाए थे। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया। डायमीटर कितना होता है? डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, मैंने बताया था। ठीक है। अब देखिए बेस का पेयर कितना होता है? तो दोस्तों एक एक के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। ठीक है।
और एक रिवॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए 34 एंगस्ट्रॉम है, तो कितने पेयर प्रेजेंट होंगे? 34 अपॉन में 3.4 कट करेंगे तो 10 पेयर, यानी 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो है एक डीएनए में कितने पेयर? 10 पेयर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं दोस्तों डीएनए में दो नाइट्रोजनस बेस के बीच डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एक घुमाव का लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है, एक घुमाव में 10 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, और मैंने बताया भी है आपको। ठीक है, आरएनए क्या होता है? आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन मेकिंग और सिंथेसिस का काम करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता भी है और क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये क्या करता है? एमआरएनए जो है मैसेज पहुंचाता है कि कितना प्रोटीन बनाना है। ये क्या बताता है? हमारे बॉडी के सेल्स को क्या बताता है कि कितना प्रोटीन बनाना है, हाउ मच प्रोटीन, कितना बनाना है प्रोटीन, ये कौन बताएगा? एमआरएनए। आरआरएनए क्या करता है? ये मेन है, ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए जो है आरआरएनए के पास गया और बोला इतना प्रोटीन बनाना है। आरआरएनए क्या करता है? तुरंत उतना प्रोटीन बना देता है। तो आरआरएनए जो है क्या करता है? फॉर्मेशन का काम करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, ये मेन है। आरएनए का मेन कौन है? यही है, यही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टीआरएनए क्या करेगा? जितना प्रोटीन बना उसको ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा एक सेल से दूसरे सेल में, जी हाँ, जितना आवश्यकता होगा वो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, आरआरएनए को क्या कहते हैं दोस्तों? एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आरआरएनए को रिबो आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिबो आरएनए, या इसी को मेन आरएनए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। आरएनए के कितने टाइप्स हो गए? एक बार और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आरएनए जो है आरएनए जो है दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मैसेज का काम करता है, यानी किसको मैसेज देता है? आरआरएनए को, कि कितना प्रोटीन बनाना है। ठीक है, कितना प्रोटीन बनाना है। आरआरएनए क्या करता है? तुरंत उतना प्रोटीन बना देता है। ये जैसे ही प्रोटीन बनाता है टीआरएनए क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है? प्रोटीन का। तो मेन आरएनए कौन हुआ? आरआरएनए जो है मेन हुआ, क्योंकि ये फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोटीन बनाता कौन है? आरआरएनए बनाता है। दोस्तों, हमारे बॉडी को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो न्यूट्रिएंट से नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, तो वो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। आरएनए में कौन सा आरएनए? आरआरएनए, जिसे हम मेन आरएनए या रिबो आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों डीएनए के बारे में। डीएनए जो है हमारे बॉडी में क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है, डीएनए है। एक और बात दोस्तों, हम आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका फिंगरप्रिंट सेम होगा, सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका फिंगरप्रिंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, डीएनए का कार्य क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है।
जेनेटिक मटेरियल का क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वन टू अदर। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा नाक जो है हमारे पिताजी से मिलता है, हमारी हाइट माताजी से मिलती है, या किसी का हाइट पिताजी से मिलता है। तो ये सब क्यों होता है, ये डीएनए के कारण होता है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या होता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ये तीन कंसेप्ट जो है दोस्तों एग्जाम में बार बार आता है। डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं, अनुलेखन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में यही प्रोसेस होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यही प्रोसेस होता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में यही प्रोसेस होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन, अनुवादन। ठीक है, लेकिन दोस्तों वायरस जो है हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए मैं अभी बताता हूं। हमने क्या बोला आपको, डीएनए से आरएनए बनता है हमारे बॉडी में, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, लेकिन वायरस क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं। वायरस क्या करने लगते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाने लगते हैं। वायरस का यही काम है, इसीलिए ये खतरनाक होते हैं। और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कौन करता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वायरस द्वारा किया जाता है। ये ह्यूमन बॉडी में आते हैं और डीएनए से आरएनए नहीं, आरएनए से डीएनए बनाने लगते हैं। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। अगर वायरस के अंदर से डीएनए और आरएनए निकाल दिया जाएगा तो वायरस कुछ काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। वायरस में दोनों एक साथ नहीं होते हैं दोस्तों, वायरस में या तो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। तो जो आरएनए वायरस रहता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आरएनए जैसे कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस, ये सभी क्या है, एचआईवी हो गया, कोरोना हो गया, ये सभी क्या है, ये आरएनए वायरस है, ये बहुत खतरनाक वायरस है। ठीक है, तो वायरस क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्योंकि डीएनए से आरएनए हमारे बॉडी में बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन वायरस जब आरएनए से डीएनए यानी उल्टा बना रहा है तो इसीलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन, अनुवादन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पूरे डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो गुणसूत्र कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए। डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन,
डीएनए में कौन सा प्रोटीन मिल जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन मिलता है दोस्तों? हिस्टोन, HISTON। डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए को क्या करता है? ये पैक कर देता है। जैसे ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या करता है? एक साथ ऐसे ऐसे कंपैक्ट कर देता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम ये पैकेजिंग का काम करता है। डीएनए के पैकेजिंग का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन करता है। ठीक है। क्रोमोजोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कैसे पाए जाते हैं? जोड़े में होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर गुणसूत्र कैसे होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। सिंगल क्रोमोजोम कभी नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम को गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। हमारे बॉडी में 23 पेयर क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 23 पेयर। ठीक है, ठीक है। मटर में कितना पाया जाता है? याद रखना है दोस्तों, 7 पेयर पाया जाता है। चिंपैंजी में कितना पाया जाता है? चिंपैंजी 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 में हमसे एक ज्यादा 24 पेयर पाया जाता है। व्हीट में बोलेगा दोस्तों तो गेहूं के पौधा में हमसे एक कम यानी 22 पेयर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्रोमोजोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम क्रोमोजोम कहा जाता है। कहने का मतलब है जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन, एच प्रोटीन मिल जाता है तो ये क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, डीएनए को पैकेज कर देता है। तो इसी पैकेज को हम क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? वेल्डेयर और फ्लेमिंग ने। वेल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। वेल्डेयर और फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी किया था। वेल्डेयर और फ्लेमिंग वेल्डेयर और फ्लेमिंग ने क्या किया था? क्रोमोजोम्स की डिस्कवरी किया था। क्रोमोजोम्स को दोस्तों 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक ऑलोसोम, एक ऑटोसोम। ठीक है। ऑलोसोम क्या होता है, ऑटोसोम क्या होता है, यह भी मैं आपको बताता हूँ। क्रोमोजोम 2 टाइप्स में होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम। ऑटोसोम होते हैं दोस्तों सेम होते हैं मेल या फीमेल दोनों में। तो 22 पेयर क्रोमोजोम जो है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, वैसे क्रोमोजोम को ऑटोसोमल क्रोमोजोम कहा जाता है। यानी ऑटोसोम क्रोमोजोम क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। तो हमारे बॉडी और लड़की के बॉडी, मेल या फीमेल दोनों के बॉडी में 22 पेयर क्रोमोजोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। अरे हमारा हेयर, नाक, कान, दिमाग, लीवर, किडनी, ये सभी क्या है? सेम होते हैं। ये सभी किसके पार्ट है? ऑटोसोमल क्रोमोजोम के पार्ट है। ठीक है। अब ऑलोसोम क्रोमोजोम जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं, कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेल फीमेल में अलग होते हैं। मेल में XY, फीमेल में XX। यही होता है ऑलोसोम क्रोमोजोम। ऑलोसोम क्रोमोजोम क्या होता है? जो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। यही एक पेयर क्रोमोजोम जो होता है, 1 पेयर, इसी को ऑलोसोम क्रोमोजोम कहा जाता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें कौन सा क्रोमोजोम होगा? ऑलोसोम होगा। और जो बाकी अन्य ऑर्गन है, हेड हो गया, नोज हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इन सभी में कौन सा क्रोमोजोम पाया जाता है? ऑटोसोम। ठीक है, याद रहेगा। ऑलोसोम केवल एक पेयर क्रोमोजोम होता है, वो भी रिप्रोडक्टिव होता है, क्योंकि ओवा होता है लड़की में और लड़का में क्या होता है? स्पर्म होता है। तो ये डिफरेंट होते हैं दोनों में, लड़का और लड़की दोनों में डिफरेंट होते हैं। इसलिए ऑलोसोम क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 1 पेयर है। ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 24 पेयर है, 22 पेयर है, सॉरी दोस्तों। अब हम बात करते हैं बॉय और गर्ल का निर्धारण कैसे होगा कि आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। तो दोस्तों ऑटोसोमल क्रोमोजोम 22 पेयर इसमें भी रहेगा, 22 पेयर इसमें भी रहेगा। यहां से एक्स आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि लड़की में एक्स एक्स होता है, बॉयज में एक्स वाई होता है। तो बॉयज का एक्स अगर लड़की के एक्स के साथ मैच कर गया, बॉय का एक्स यदि लड़की के, बॉय का एक्स लड़की के एक्स के साथ आ गया तो लड़की होगा आने वाला बच्चा। लेकिन जब बॉय का वाई लड़की के एक्स के साथ आता है तो आने वाला बच्चा कैसा होगा? बॉयज होगा। ठीक है, एक बार और मैं बता रहा हूँ दोस्तों।
बॉयज और गर्ल का निर्धारण कैसे होता है? ये 22 पेयर तो सेम रहेगा लड़की में और लड़का दोनों में, ठीक है। लड़का का यहाँ पे लड़की का एक्स, इसमें भी लड़की का एक्स आएगा क्योंकि लड़की में एक्स एक्स ही होता है। अब लड़का में क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो दोनों एक साथ तो आएगा नहीं, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। तो जब एक्स आ जाएगा तो लड़की होगी, और जब वाई आ जाएगा तो लड़का होगा। यानी फीमेल पार्टनर पे डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा जो है गर्ल होगा कि बॉयज होगा, ये डिपेंड करता है मेल पार्टनर पे। क्योंकि अगर उसका एक्स क्रोमोजोम जाएगा तो लड़की होगी, वाई क्रोमोजोम जाएगा तो लड़का होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, जीन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जीन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों हाइलाइट्स। अब देखिए दोस्तों, आरएनए के बारे में मैंने बता दिया था, 3 टाइप्स का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, कितना प्रोटीन होगा ये बताता है। आरआरएनए उतना बना देता है, टीआरएनए उतना ट्रांसपोर्ट कर देता है। डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, आरएनए से डीएनए होता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। वायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसलेशन का काम करता है, ठीक है। ये हो गया। आरएनए वायरस खतरनाक होते हैं क्योंकि क्या होता है, आरएनए वायरस एचआईवी वायरस है, कोरोना वायरस है, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है। डीएनए के साथ यदि हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है तो इसे क्या करता है, पैकेज कर देता है। और उसी पैकेज को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमेशा पेयर में होगा। डिस्कवरी किसने किया था, वेल्डेयर और फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, ठीक है। क्रोमोजोम का टर्म जो है वेल्डिंग ने दिया था, किसने दिया था, वेल्डेयर ने दिया था, ठीक है। ह्यूमन में 23 पेयर्स पाया जाता है, मटर में 7 पेयर, चिंपैंजी में 24 पेयर, गेहूं में 22 पेयर और कैट में 19 पेयर पाया जाता है। जबकि मॉस्क्यूटो में कितना पेयर पाया जाता है, 3 पेयर पाया जाता है क्रोमोजोम का, ठीक है। क्रोमोजोम 2 टाइप्स के होते हैं, ऑलोसोम, ऑटोसोम। ऑलोसोम क्या होता है, जो डिफरेंट होता है, एक्स एक्स। बॉयज में कौन सा होता है, एक्स एक्स। बॉयज में एक्स वाई होता है, गर्ल्स में एक्स एक्स होता है। ऑटोसोम क्या होता है, 22 पेयर्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। तो दोस्तों अगले क्लास से मैं आपको जीन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।